स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में हमने हमारी पुस्तक का संस्कृत पुस्तक का छठा पाठ पढ़ लिया था, जो कि एक प्रश्न मंच पर आधारित था, जिसमें कि अध्यापिका और छात्रों के बीच प्रश्न मंच चलता है। उसमें हमें सिखाया गया था कि किस प्रकार अध्यापिका जो है बच्चों से प्रश्न करती है और बच्चे उनका जवाब देते हैं और खुश होते हैं और उन्हें नई नई जानकारी मिलती है। आज हम हमारी पुस्तक का 7वां पाठ, जो कि पेज नंबर 37 पर है। निकाल लिया आप सब लोगों ने बुक? निकाल लीजिए। सप्तमः पाठ है, 7वां पाठ, वयम केन किम कुर्मः। ये हम पढ़ रहे हैं, जो कि तृतीया विभक्ति में है। वयम हम सब, केन किससे, किम क्या, कुर्मः करते हैं। हम सब किससे क्या करते हैं। देखो बच्चों, संसार में सभी कार्यों का साधन हमारा शरीर ही है। अपने शरीर से हम अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। इस पाठ में शरीर के अंगों के कार्यों के विषय में बताया गया है कि हमारे शरीर के कौन कौन से अंग क्या क्या कार्य करते हैं, वो हमें इस पाठ में बताया गया है, तथा तृतीया विभक्ति में शब्द रूप भी सिखाए गए हैं। हस्ता का मतलब है हाथ। एश है, यह पुल्लिंग एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है। एश यह है, और एश का मीनिंग होता है, अर्थ होता है यह। हस्त का होता है हाथ, और अस्थि का होता है। अस धातु है लट लकार में, जिसका कि प्रथम पुरुष का एक वचन है अस्थि, जिसका अर्थ होता है। फिर आता है वयम। वयम हम सब, उत्तम पुरुष बहुवचन में है। हस्तेन हाथ से, तृतीय विभक्ति एक वचन आ गया है। हाथ से, किम का मतलब होता है क्या, और कुर्मः का मतलब है करते हैं। ठीक है। उसके तो इस लाइन का हम अर्थ करते हैं। ये पिता और विनय के बीच में वार्तालाप चल रहा है, बातचीत हो रही है। पिता कहते हैं एषः हस्तः अस्ति, यह हाथ है। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, चित्र में एक व्यक्ति जो है बच्चे को हाथ दिखा रहा है, तो वो पिता है, और विनय जो लड़का है वो विनय है। वो हाथ दिखाते हुए कह रहे हैं एषः हस्तः अस्ति, यह हाथ है। वयम हस्तेन किम कुर्मः, वयम हम सब, हस्तेन हाथ से, किम क्या, कुर्मः करते हैं। ठीक है। तो इस लाइन का अर्थ समझ में आया आप लोगों को कि हम सब हाथ से क्या करते हैं। ठीक है। उसके बाद अगली लाइन विनय की है। विनय कहता है वयम हस्तेन लिखामः खादामः कार्यम च कुर्मः। वयम हम सब, हस्तेन हाथ से, लिखामः लिखते हैं, जो कि आपने लट लकार धातु रूप में सीखा है। लिख धातु का, लट लकार का, उत्तम पुरुष का बहुवचन, क्योंकि वयम जब है उत्तम पुरुष लिखते हैं। विनय कह रहा है हम सब हाथ से लिखते हैं। खादा में है, खाते हैं। कार्यम चह कुर्मः, चह मतलब और, चह अव्यय शब्द है। चह और कार्यम कार्य, कुर्मः करते हैं। तो विनय क्या कहता है, हम सब हाथ से लिखते हैं, अल्पविराम आ गया, खाते हैं और कार्य करते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया किस प्रकार पिता और पुत्र के बीच में, पिता और विनय के बीच में बातचीत हो रही है। पिता ने उससे पूछा यह हाथ है, हम सब हाथ से क्या करते हैं। तो विनय उसका उत्तर देता है हम सब हाथ से लिखते हैं, खाते हैं और कार्य करते हैं। अब पिता की लाइन आ गई, पिता का वाक्य आ गया है एषा नासिका अस्ति। देखो, नासिका नाक के लिए, नाक जो स्त्रीलिंग है, तो इसके साथ स्त्रीलिंग का ही सर्वनाम लगाया गया है। यह एषा, यह स्त्रीलिंग एक वचन के लिए। नासिका नाक अस्ति है। पिता क्या कह रहे हैं, यह नाक, नाक का पिक्चर दे रखा है ना, हमें नाक दिखा रखी है, तो पिता कह रहे हैं यह नाक है। वयम हम सब, नासिकया स्त्रीलिंग शब्द, इसका तृतीय विभक्ति एक वचन में होगा नासिकया। ठीक है। वयम नासिकया हम सब नाक से, किम क्या, कुर्मः करते हैं।
हम सब नाक से क्या करते हैं। ठीक है, समझ आई? इस लाइन का मतलब समझ आया? पिता कह रहे हैं एषा नासिका अस्ति, यह नाक है। वयम हम सब नासिकया नाक से किम क्या कुर्मः करते हैं, हम सब नाक से क्या करते हैं। अब आगे विनय उनका जवाब देता है, उन्हें कहता है वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन आ गया है। जिग्रा में जिग्र धातु होता है जिससे कि लट लकार में उत्तम पुरुष में बहुवचन में क्रिया बनती है। जिग्रा में हम सब नाक से सूंघते हैं। ठीक है, तो ये दो वाक्य है, दो पार्ट्स के शरीर के दो अंगों के बारे में हमें जानकारी मिल गई है इन दो वाक्यों से। अब अगले पिक्चर में देखिए, हमें मुख का, होठों का जो इसमें पूरा मुख बना हुआ है, इसका हमें चित्र दिया हुआ है। अब इस चित्र के द्वारा पिता क्या पूछते हैं, एतत् मुखम अस्ति। अब देखो हमें एक साथ क्या क्या चीज़ें सिखाई जा रही है। पहली लाइन में एष हस्त है, हस्त पुल्लिंग का शब्द है तो उसके साथ पुल्लिंग सर्वनाम लगा है एष है। नासिका स्त्रीलिंग है तो इसके साथ एषा नासिका, तो एषा सर्वनाम लगा है। अब एतत् मुखम, मुखम शब्द नपुंसक लिंग होता है तो उसके साथ नपुंसक लिंग एतत् ही प्रयोग किया गया है। एतत् यह मुखम मुख अस्ति है। तो आपको समझ में आया कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के लिए हम कौन कौन से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं यह के लिए। एतत् मुखम अस्ति, यह मुख है, मुँह है, मुख है। वयम हम सब, मुखेन तृतीय विभक्ति एकवचन आ गया, हम सब मुख से, मुँह से, किम क्या कुर्मः करते, हम सब मुँह से क्या करते हैं। पिता कहते हैं यह मुख है, यह मुँह है, हम सब मुँह से क्या करते हैं। विनय कहता है वयम मुखेन वदामः, वयम हम सब मुखेन मुख से, वदामः बोलते हैं, वदामः से बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं। ठीक है, तो शरीर के 3 अंगों की जानकारी हमें हो गई है। आगे देखिए, चौथी पिक्चर जो है हमें पैरों की दे रखी है ना। संस्कृत में पैर को चरण या पादः बोलते हैं, चरणः बोलते हैं। पिता क्या कहते हैं, एतौ चरणोस्तः, ये 2 पैर हैं। एतौ ये 2 द्विवचन के लिए आ गया। अभी तक तो एक वचन में आ रहा था, अब हमारे आ गए हैं द्विवचन में। पैर 2 होते हैं हमारे, तो उसके लिए द्विवचन का प्रयोग किया गया है। एतौ ये 2, चरणौ 2 पैर, स्तः हैं। तो ये 2 पैर हैं, हम इसका अर्थ क्या करेंगे, ये 2 पैर हैं। अब देखो एतौ के साथ स्तः लगा है, एषे के साथ अस्ति लगा था, अस्ति का द्विवचन हो जाता है स्तः, एषे का द्विवचन हो जाता है एतौ। एतौ चरणोस्तः, ये 2 पैर हैं। वयम हम सब, चरणाभ्याम 2 पैरों से, तृतीय विभक्ति द्विवचन आ गया क्योंकि पैर 2 हैं तो द्विवचन में प्रयोग करेंगे हम सब 2 पैरों से किम क्या कुर्मः करते हैं। तो 2 पैरों से हम अंडरस्टूड हैं, जानते हैं हम कि 2 ही पैर होते हैं। तो 2 पैर हम हिंदी अनुवाद में लिखे भी और ना भी लिखें, हम ये भी लिख सकते हैं पैरों से। वैसे हमें यहाँ इंडिकेट करना है कि चरणाभ्याम का अर्थ क्या है, तो 2 पैरों से। तो हम सब 2 पैरों से क्या करते हैं। ठीक है, समझ आया इस लाइन का अर्थ। एतौ चरणोस्तः, ये 2 पैर हैं। वयम चरणाभ्याम किम कुर्मः, हम सब 2 पैरों से क्या करते हैं। अब विनय है, तो अब विनय कहता है वयम चरणाभ्याम चलामः। विनय वयम हम सब चरणाभ्याम 2 पैरों से चलामः चलते हैं। चल धातु का लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन बनता है चलामः। तो हम सब चरणाभ्याम 2 पैरों से चलते हैं। विनय क्या कहता है, जो उनके पिता ने पूछा कि हम 2 पैरों से क्या करते हैं, तो विनय कहता है हम 2 पैरों से चलते हैं। ठीक है, समझ आ गया। शरीर के 4 अंगों के काम हमें समझ आ गए हैं, 4 अंगों के काम हमें यहाँ बता दिए।
आँखों को नयन, चक्षु, लोचन कहा जाता है। यहाँ पर इन आँखों का संस्कृत शब्द जो है वो नयन दिया गया है। आँखों का पिक्चर हमें दिखाया गया है। अब पिता कहते हैं एते नयने स्तः, एते ये दो, नयने आँखें, स्तः हैं। अब देखिए आँखें, आँखें क्या होती हैं? हाँ, आँखें स्त्रीलिंग में आती हैं, है ना। तो स्त्रीलिंग के लिए द्विवचन, आँखें दो हैं, द्विवचन के लिए एषा एते हो गया है। पहले एष है, एता हुआ था, पुल्लिंग के शब्द थे। अब ये आँखों के लिए स्त्रीलिंग का शब्द है, तो ये हो गया एते, ये दो, नयने आँखें, स्तः हैं, ये दो आँखें हैं। नयनाभ्याम, दो आँखों से, वयम हम, किम क्या, कुर्मः करते हैं। पता समझ में आया? पिता पूछ रहे हैं ये दो आँखें हैं, दो आँखों से हम क्या करते हैं, या हम दो आँखों से क्या करते हैं। समझ में आ गया इस लाइन का अर्थ? पिता पूछ रहे हैं एते, ये दो नयने आँखें हैं। नयनाभ्याम वयम किम कुर्मः, हम दो आँखों से क्या करते हैं। ठीक है। विनय, अगली लाइन है विनय, विनय की। वो कहता है वयम, हम सब, नयनाभ्याम, दो आँखों से, पश्यामः, देखते हैं। हम आँखों से देखते हैं ना, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। यहाँ बताया गया है हम दो आँखों से देखते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गई इतनी। अब आगे जो एते दंता संति, दांत जो है वो पुल्लिंग में है और ये बहुवचन में आ गया। दांत बहुत सारे होते हैं तो बहुवचन में इनका प्रयोग किया गया है। एष एता, ठीक है। तो इस प्रकार एते, ये सब, दंतः, दांत, संति हैं। तो अस्ति के बाद द्विवचन में आया स्तः और बहुवचन में आ गया है संति। और दंत है, दंतौ, दंता, एक दांत के लिए दंत है, दो दांतों के लिए दंतौ, और बहुत सारे दांत है तो दंतः। एष है एक वचन के लिए, एतौ द्विवचन के लिए, और एते बहुवचन के लिए। तो एते ये सब, दंतः दांत, संति हैं, या ये दांत हैं। समझ आया? वयम हम, या हम सब, दंतै दांतों से, तृतीय विभक्ति बहुवचन, दांतों से, किम क्या, कुर्मः करते हैं, हम सब दांतों से क्या करते हैं। ठीक है, तो इस लाइन का अर्थ क्या हुआ? ये दांत हैं, हम दांतों से क्या करते हैं। अगली लाइन है विनय, विनय की। विनय कहता है वयम, हम सब, दंतै दांतों से, खादामः खाते हैं। ठीक है, हम सब दांतों से क्या करते हैं? खाते हैं। अब पिता कहते हैं शोभनम, सुंदर, मतलब अच्छा है। एषा भोजन वेला अस्ति, यह भोजन का समय है। एषा भोजन वेला अस्ति, यह भोजन का समय है। भोजन वेला, भोजन का समय। वयम, हम, भोजनम कुर्मः, हम भोजन करते हैं। कुर्मः करते हैं। कुर्मः क्री धातु का समझ में आ गया। इस पाठ में शरीर के 6 अंगों के कार्य हमें बताए गए हैं कि कौन कौन सा अंग जो है क्या क्या कार्य हमें करता है। संस्कृत में बता दिया गया है, समझा दिया गया है। अब आगे देखिए, इसमें जो है एक श्लोक रखा है, इदम अपि ज्ञायताम, यह भी जानो। ठीक है, श्लोक दिया है, शशिना च निशया, निशा निशया च शशि, शशिना निशया च विभाति नभः, पैसा कमलम कमलेन पयः, पैसा कमलेन विभाति सरः। अब देखो शशिना, शशिना शशि से, चांद से। शशि का अर्थ होता है चांद, शशि मतलब चांद, और शशिना तृतीय विभक्ति ले लिया तो चांद से। च, और च का अर्थ होता है और, निशा रात, रात्रि भी कह सकते हैं और रात भी कह सकते हैं। ठीक है,
च निशया रात से, च और शशि चांद। ठीक है, शशि चांद और शशीना चांद से, क्योंकि शशि का तृतीय विभक्ति में एक वचन हो गया शशीना। फिर है शशीना निशया चांद से और रात से, च और विभाति, विभाति को ना शोभा देता है ना, अच्छे लगते हैं। ठीक है, नभः आकाश, नभः का मतलब होता है आकाश, आसमान। पयसा पानी से, जल से। कमलम कमल, कमलेन कमल से, तृतीय विभक्ति यानी पैसा में और कमलेन में। पय जल, पय का अर्थ जल और पैसा का अर्थ जल से। कमलम कमल और कमलेन कमल से। ठीक है, इस तरह से। और पैसा कमलेन विभाति सरय, सरय मतलब सरोवर, तालाब। ठीक, एक ही क्रम में लगाया जाना। ठीक है, तो अब देखिए अन्वय दे रखा है, निशा शशीना विभाति, शशि च निशया विभाति, नभः शशीना निशया च विभाति, कमलम पैसा विभाति, पय च कमलेन विभाति, सरह पैसा कमलेन च विभाति। अब इसका अर्थ मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। शशीना च निशया, निशा, निशया च शशि, शशीना निशया च विभाति नभः, पैसा कमलम कमलेन पय, पैसा कमलेन विभाति सरह। अब देखिए क्या है, शशीना च निशा, रात चांद से विभाति शोभित होती है, रात चांद से शोभित होती है अर्थात सुंदर लगती है। निशया च शशि, और रात, चांद रात से शोभित होता है। ठीक है, चांद भी रात में जब चांद निकलता तभी सुंदर लगता है। तो इसका मतलब है, इस लाइन का मतलब, रात चांद से शोभित होती है और चांद रात से शोभित होता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, शशीना निशया च विभाति नभः, आकाश, नभः आकाश चांद से और रात से दोनों से शोभित होता है। आकाश चांद और रात दोनों से शोभित होता है। ठीक है, ये हो गया हमारे इन लाइनों का। अब क्या लिखा है, पयसा कमलम कमलेन पय, कमल जल से शोभित होता है, कमलेन पय, और जल कमल से शोभित होता है। ठीक है, पयसा कमलेन विभाति सरह, और सरोवर जल और कमल दोनों से शोभित होता है। कहने का मतलब है कि रात चांद से सुंदर लगती है, चांद निकलेगा तो सुंदर नहीं लगता है। तो इस कहने का मतलब है, रात चांद से सुंदर लगती है और चांद रात से सुंदर लगता है, शोभित होता है। आकाश चांद और रात दोनों से शोभित होता है। रात में, और जब रात में चांद निकला तब आकाश की सुंदरता भी बढ़ जाती है, तो शोभित होता है। कमल जल से शोभित है, जब पानी में कमल खिलता है तभी सुंदर लगता है, तो कमल जल से शोभित होता है, और जल कमल से शोभित है। जल में जब कमल खिला हुआ होता है, कमल होता है, तो जल भी सुंदर लगता है। सरोवर अर्थात तालाब, जिसमें कि पानी भी हो और कमल भी, उन दोनों से सुंदर लगता है। इसका अर्थ हमें समझ में आ गया है कि रात चांद से शोभित होती है, चांद रात से शोभित होता है, आकाश चांद और रात दोनों से शोभित होता है, कमल जल से शोभित होता है, जल कमल से शोभित होता है, और सरोवर जल और कमल दोनों से शोभित होता है। तो इस तरह से ये पाठ मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। आगे का पार्ट जो है, आगे की जो एक्सरसाइज जो है, हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक आप ये पूरा पाठ अपने आप रीड करना, पढ़ना और इसको समझना। ठीक है, प्रैक्टिस अच्छे से करना। थैंक यू।